गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे प्रिंसिपल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग के दूसरे वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में तीन चीज़ें डिस्कस की थी कि एस्पेक्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है और ग्रुपिंग क्या होता है। तो अगला प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मीन्स आपका पैसा कम से कम लगना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कैसा होगा? अब एक ऐसा भी नहीं हो कि आप इकोनॉमी को कम करने के चक्कर में हमारे बाकी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग को साथ में कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। तो इसका क्या है? बिल्डिंग शुड हैव मिनिमम फ्लोर एरिया विद मैक्सिमम यूटिलिटी। तो फ्लोर एरिया जितना कम होगा, जितने कम एरिया में जितना मैक्सिमम हम यूज कर पाए, तो हम हमारा इकोनॉमी को क्या हम बोल सकते हैं, ऑप्टिमम इकोनॉमी यूज कर सकते हैं डिजाइन में, ठीक है। किस तरीके से ये यूज हो सकती है? सिंपल एलिवेशन, ठीक है। और अभी आप इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो जितना भी एलिवेशन को आप सिंपल का मतलब ये नहीं कि वो ब्यूटीफुल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप उसको सिर्फ कुछ ट्विस्टेड अगर आपका एलिवेशन दे दोगे, ठीक है, तो फिर आपको उसके पीछे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हमारा मैन पावर और नंबर ऑफ वर्किंग डेज लगाने पड़ेंगे। तो इकोनॉमी हमारी थोड़ी इकोनॉमी में हम लोग नेगेटिव साइड में आ जाएंगे। दूसरा क्या है? प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलिटी ऑफ स्पेस बीइंग मैक्सिमाइज। तो पैसेज कम होने चाहिए। आपका घर ऐसा होना चाहिए कि हर रूम के हर एक कोने का यूज होना चाहिए। पैसेज और ये आइडल प्लेसेस जो होते हैं कि जिनका कोई यूज नहीं है, तो वो बहुत मिनिमम होने चाहिए। आप उसको हटा नहीं सकते। बिल्डिंग कोई भी रूम है, उसका कॉर्नर का पोर्शन है, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे केस में जैसे किचन का है और इस तरह से वो यूज में नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें मिनिमाइज करनी है। आप अपना पैसेज को भी एकदम हटा नहीं सकते, लेकिन आपको उसको कम करना है। रिड्यूसिंग स्टोरेज हाइट, ठीक है, हाँ, स्टोरेज हाइट के अननेसेसरी अगर आपका 3 मीटर फ्लोर टू फ्लोर हाइट में काम चल रहा है तो आप उसको 3.5 ले रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि वो हमारा वॉल एरिया बढ़ाएगा और हमारी जो इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको बढ़ाएगा। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स, स्टेप्स जितनी कम होंगी उतना कम पैसा लगेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइज ऑफ वेरियस कंपोनेंट एंड मटेरियल। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप डिज़ाइन करोगे सारे मटेरियल्स का साइज और ये सब, तो इकोनॉमी अचीव हो जाएगी। तो इकोनॉमी का प्रिंसिपल हम इन चीज़ों के, इन 5 पॉइंट्स के थ्रू अचीव करते हैं। फिर है रूमीनेस। रूमीनेस क्या है? इट इज फीलिंग क्रिएटेड आफ्टर ए रूम इज वेल फर्निश्ड विद ऑल परमानेंट फर्नीचर एज स्पेशियस एंड वेल प्लान। तो आपने सभी रूम को पूरा कंप्लीट कर दिया, सब उसके फर्नीचर उसकी जगह पे आके अलमीरा, सोफा वगैरह सभी, तो फिर जो फील आता है उसको हम कहते हैं रूमीनेस, ठीक है। तो अगर आपने स्पेस को अगर इकोनॉमिकली यूटिलाइज किया है तो आपको अच्छा वाला फील आएगा, रूमीनेस का प्रिंसिपल अचीव होगा। इसको उसके लिए कुछ एक आप इसको थंब रूल बोल सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशियो 1.2 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। अब जैसे कि अगर आपको एग्जांपल के लिए देखें तो सपोज कि लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशियो 2 है, तो मेरा रूम कैसा हो जाएगा? आपको टनल वाली फीलिंग देगा, ठीक है। और अगर आपका सपोज कि लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशियो 0.81 ऐसा है, तो आपको स्क्वायर वाली फीलिंग देगा। तो जनरली एक स्टैंडर्ड है, मेंटेन किया जाता है कि 1.2 से 1.5 के बीच में लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। लो सीलिंग हाइट होनी चाहिए। स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगुलर रूम प्रेफर किया जाता है। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि टनल लाइक फीलिंग आती है। और अगर आप लाइट कलर यूज़ करोगे रूम के अंदर इंटीरियर की तरफ, तो वो आपको ऐसा फील देगा जैसे कि आपके पास में ज़्यादा स्पेस है। सेम रूम में एक में आप लाइट कलर यूज़ करके देखिए, एक में सेम साइज और सभी चीज़ें कॉमन है, और अगर उसका कलर अगर आप एक में लाइट और एक में डार्क करोगे तो डार्क वाले में आपको लगेगा कि एरिया कम, ठीक है। तो इन सारे बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के आप रूमीनेस वाला प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग अचीव करते हो। फिर है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? इंटरनल सर्कुलेशन भी हो सकता है और मेरा दूसरा क्या हो सकता है, आपका एक्सटर्नल सर्कुलेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर या फिर अगर आप इसको ऐसा देखें तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन भी हो सकता है, वर्टिकल सर्कुलेशन भी हो सकता है। अभी हम एक्सटर्नल सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि रूम के बाहर की बात हम कर ही नहीं रहे। तो इंटरनल सर्कुलेशन में हम देखेंगे तो क्या आएगा, इंटरनल जो भी मूवमेंट है
अब वो क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है एक रूम से दूसरे रूम के बीच में, और वर्टिकल हो सकता है जो कि हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में यूज करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए, सर्कुलेशन एरिया शैल बी स्ट्रेट, शॉर्ट, ब्राइट, इसमें लाइट होनी चाहिए और वेल वेंटिलाइज होना चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और वो हमारे किसी भी दूसरे फंक्शन को की प्राइवेसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे स्केच देखेंगे तो एक लेफ्ट में जो है वो सर्कुलेशन आप देखिए, डोर और विंडो का, डोर का प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, और वो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस वाले रूम में जाना है और यहाँ से, ठीक है, तो मैं इनकी भी प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी तरह से उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन वही डोर का अरेंजमेंट हमने कुछ चेंज नहीं किया, सेम प्लान है लेकिन डोर का अरेंजमेंट चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ था वो क्या करेगा, इस रूम की प्राइवेसी को, अगर इसको यहाँ काम नहीं है तो वो इधर से होके जा सकता है, ठीक है। तो एरिया शॉर्ट हो गया, प्राइवेसी हमारी मेंटेन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा विदिन बिल्डिंग सर्कुलेशन होना चाहिए, एक और अगला प्रिंसिपल है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इंडियन कंडीशन में तो हम ये रूल एंशिएंट टाइम से फॉलो कर रहे हैं, रूम विच इज प्लान फॉर वन फंक्शन बी यूज फॉर अनदर इफ सो रिक्वायर्ड। तो कैसे, इट इज ईज विथ विच ए रूम डेजिग्नेटेड फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर हमने कोई रूम बनाया है, वो अगर हमको कुछ थोड़े समय के लिए दूसरी एक्टिविटी के लिए चाहिए तो वो यूज़ हो जाए, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रूम की। ऐसे नहीं कि एक बार आपने इस रूम को कोई, मानो कि आपने सोचा कि ये स्टोर रूम है या फिर आपने सोचा कि ये स्टडी रूम है, अब आपको बाद में जाके लगा कि चलो अब तो स्टडी वाला इतना फैक्टर रहा नहीं है, हम इसको लिविंग रूम में, या फिर लिविंग रूम तो नहीं कर सकते, बेडरूम में कन्वर्ट कर दें, तो कुछ ऐसा स्कोप ना हो जाए कि स्टडी रूम में आपने उसमें कुछ इस तरह से फर्नीचर सेट कर दिए कि आप उसको बेडरूम में कन्वर्ट ना कर पाओ, ठीक है। अब इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे कि ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम को हम गेस्ट बेडरूम में यूज़ कर सकें, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि हम हमारे इंडियन कल्चर में शुरू से करते आए हैं। हमारे यहाँ पे अलग से गेस्ट रूम नहीं होता, क्योंकि गेस्ट तो साल में फ्रिक्वेंटली नहीं आते, बहुत कम समय के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो ड्राइंग रूम है जिसको हम लोग हॉल बोलते हैं लोकल, उसमें हॉल में ही हमारा गेस्ट आने पे वो हॉल भी हमारा बेडरूम बन जाता है। दूसरा किचन है, उसको भी हम डाइनिंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं किचन और डाइनिंग रूम दोनों सेपरेट होने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्यूचर में कुछ अगर चेंज करना है, जैसे अभी मैंने जो स्टडी रूम का एग्जांपल बताया था उस तरह से, तो फ्यूचर को माइंड में रख के अभी का प्लानिंग होना चाहिए। फिर फर्नीचर रिक्वायरमेंट, फर्नीचर के लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए एज ए प्लानर कि कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है कितने फर्नीचर के लिए, और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि किस रूम में कितने किस टाइप का फर्नीचर आएगा, उसकी डायमेंशन कैसी होंगी, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि सारे फर्नीचर लगा दिए और फिर सर्कुलेशन के लिए जगह ही नहीं है, जैसे कि स्टडी रूम में बहुत जन, सॉरी हमारे बेडरूम में बहुत से घरों में हमने देखा है, बेड आ गए, टेबल आ गया, उसके बाद में अलमीरा आ गई 2, उस तो जगह ही नहीं है, बेड पे सीधा बेड पे ही चढ़ा जाता है। इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियरेंस फॉर सर्कुलेशन इज मस्ट इन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इलिजेंस क्या है, refers to the planning of elevation and layout of the plan to give an impressive appearance। Hence मतलब कि appearance से related चीज़ है, aesthetic से related चीज़ है। तो अगर आपने dimensions, location of door, window, मटेरियल का यूज़ अच्छे से किया है, डोर का, विंडो का लोकेशन अच्छे से दिया है, डायमेंशन हाइट वगैरह का ध्यान रखा, हाइट विड्थ का, तो एलिजेंस जो हमारा है एलिगेंट लगेगा, मेरा घर बाय डिफॉल्ट एलिगेंट लगेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग अगर आपको अचीव करना है तो आपको बाकी के सारे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग अचीव कीजिए, एलिगेंस अपने आप आ जाएगा। लास्ट है प्राइवेसी। प्राइवेसी कैसा, मतलब क्या, प्राइवेसी कैन बी ऑफ साइट, दिखने से प्राइवेसी, जैसे कि बाथरूम वगैरह हैं,
तो आपके आउटसाइड से इवन इनसाइड से भी आपका प्राइवेसी रहनी चाहिए बाथरूम डब्ल्यूसी में। फिर साउंड की भी प्राइवेसी, कि जैसे कि स्टडी रूम है उसमें साउंड नहीं आना चाहिए, कुछ मीटिंग रूम है अगर ऑफिसेज में, अभी हमें जनरल सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेजिडेंस के हिसाब से ना देखें, तो वहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होने तो साउंड की प्राइवेसी होनी चाहिए। फिर बहुत साइड एंड साउंड, जैसे कि बेडरूम है, वहाँ पे आपको ना तो किसी साइड पहुंचनी चाहिए, ना किसी का दूसरे रूम पे साउंड पहुंचना चाहिए। तो इट ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी की इंटरनल प्राइवेसी, एक्सटर्नल प्राइवेसी। इंटरनल प्राइवेसी मीन्स विदिन बिल्डिंग, जो विदिन मेरा हाउस, विदिन द स्ट्रक्चर जो मेरा प्राइवेसी है वो इंटरनल प्राइवेसी। और बाहर से जैसे कि कोई रोड पे जा रहा है और उसको आपके घर के अंदर का नहीं दिखना चाहिए, तो मेरी एक्सटर्नल प्राइवेसी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन वो है कि सेंटर में डोर मत दो, कॉर्नर पे डोर दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर सैनिटेशन क्या है, इट इज प्रोविजन एंड अपकीप ऑफ वेरियस कंपोनेंट हाउस टू कीप इनमेट चीयरफुल एंड फ्री फ्रॉम डिसीज। अगर आप अच्छी तरह से घर को सैनिटाइज रखेंगे तो डिसीजेज नहीं होंगे, तो हमारे यूजर्स हैं वो चीयरफुल रहेंगे। और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सैनिटेशन को, लाइट, वेंटिलेशन और क्लीनलीनेस, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया हैं कि लाइटिंग के लिए, जैसे कि हमने देखा था कि ड्राई क्लाइमेट के लिए मिनिमम विंडो एरिया 1/10 होना चाहिए फ्लोर एरिया का, ठीक है। क्योंकि तो आपको अब इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल लाइट भी हमारा बाहर का कैसा है एटमॉस्फेयर, उससे भी अफेक्ट होगा। लेकिन हम हमारी तरफ से एज ए यूजर क्या कर सकते हैं, एज ए प्लानर, एज ए सिविल इंजीनियर क्या कर सकते हैं, इतना मिनिमम एरिया 1/10 ऑफ फ्लोर एरिया ड्राई क्लाइमेट में अगर आप रखोगे तो आपका ये वाला जो है इशू सैनिटेशन का में भी लाइटिंग का वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर वेंटिलेशन क्या है, सिस्टम ऑफ सप्लाइंग एंड रिमूविंग एयर। तो वेंटिलेशन की वीडियो में आपके पास 3 वीडियो शेयर कर सकता हूँ जिसमें डिटेल से वेंटिलेशन आपको समझाया गया है, जिसमें यही है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हीट और ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाए, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे और कंफर्ट लेवल हमारे यूजर्स का बना रहे। लास्ट है क्लीनलीनेस। तो आपको क्लीन रखना है, हमारा इस तरह से हमको डिज़ाइन में ध्यान रखना है कि क्लीनलीनेस इजीली मेंटेन हो। तो वो कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ फ्लोर, सिलेक्शन ऑफ वॉल, सिलेक्शन ऑफ जो भी आपका कारपेट मटेरियल है, तो आपका जो कलर जो आप यूज़ करने वाले, जो पेंट यूज़ करने वाले हो उनका कलर, इन सारी चीज़ों से आप क्लीनलीनेस को मेंटेन कर सकते हो। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।